तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं या समझने वाले हैं 460 करोड़ साल के इतिहास को। 460 करोड़ साल के इतिहास को समझेंगे हम 5 से 7 मिनट में। किस तरीके से समझेंगे, उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने कोई बुक पढ़ी हो या किताब पढ़ी हो तो उसकी शुरुआत में लिखा होता है कि इस बुक में इतने चैप्टर्स हैं, इतने अध्याय हैं और हर एक चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इतिहास को समझेंगे ताकि एक आपकी जो है समझ विकसित हो कि किस कालखंड में, किस समय में क्या क्या हुआ था, इंसान की क्या स्थिति थी। और वेद, पुराण, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी इन चरणों में आते हैं। कुछ टर्म को समझेंगे जैसे कि प्राग इतिहास क्या होता है, आदि इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है। इन सभी कालखंडों के इस पूरे समय को जो है इनमें विभाजित किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं 460 करोड़ साल पहले से। 460 करोड़ साल पहले से ही क्यों? क्योंकि इस समय या इससे पहले तो कुछ नहीं था। पृथ्वी का आकार गोल थी 460 करोड़ साल पहले तक। 460 करोड़ से पहले कुछ नहीं था। इसके बाद भी हम जाते हैं लगभग 100 से 110 करोड़ साल बाद में, जहां पर पहला जीवन आता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। जीवन की शुरुआत से अर्थ यहाँ पे मत समझ लीजिए कि कोई फॉर्च्यूनर से इंसान उतर रहा है। यहाँ पर जीवन का अर्थ है कि एक कोश के जीव आने लगे। ठीक है, 110 करोड़ साल बाद में लगभग मान लीजिए 350 करोड़ साल तक या फिर 360 करोड़ साल भी बोलते हैं इसे। अलग अलग किताबों में अलग अलग समय मिलता है। तो यहाँ पर जो है पहला जीवन आता है। अब इसके बाद में बहुत लंबा गैप लेते हैं हम, लगभग जाते हैं 6.5 करोड़ साल पहले तक, 6.5 करोड़ साल पहले तक जाते हैं। इतना लंबा समय हम क्यों छोड़ रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि उभयचर आते हैं, ठीक है, रेंगने वाले जीव आते हैं, यहाँ पे डायनासोरस भी आता है। और इस पूरे समय को बहुत से कालखंडों में या फिर बहुत छोटे छोटे समय में विभाजित किया गया है, जिसे बोलना भी जो है कठिन हो जाता है। जैसे कि ओलिगोसिन, इयोसिन, नियोसिन, क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन, होलोसिन। ठीक है, इस समय इस तरह के शब्द आते हैं, जिसको हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि इन चरणों में क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे जीव आए थे। 6.5 करोड़ साल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो है मानव का विकास शुरू हो रहा था, या फिर मानव के जो पूर्वज थे उनके हमें साक्ष्य मिलते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले भी मिलते हैं रामापिथिकस के साक्ष्य। रामापिथिकस के साक्ष्य मिलते हैं हमें, जो कि इंसान के सबसे पास में था, सबसे करीबी मान लीजिए आप। इसके बाद में जो है हम जाते हैं लगभग 2 लाख साल पहले तक। 6.5 करोड़ से लगभग 2 लाख साल पहले हम जाते हैं। और इस पूरे चरण में बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे, जैसे कि होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, होमो हाइडेनबर्गेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। 2 लाख साल पहले तक जाते हैं। और इस 2 लाख साल से लेके लगभग 10,000 साल पहले तक, 10 की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस समय को कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है। अब पुरापाषाण काल को आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ बर्फ जमी हुई थी। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर हिमयुग था, बर्फ थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। कोई घास नहीं थी, पेड़ भी थे तो ऐसे थे कि जिन पर इंसान निर्भर नहीं था। तो इंसान कहाँ पे रहेगा? गुफाओं में रहेगा। ठीक है, इस पूरे चरण में लगभग 2 लाख साल तक या 1,90,000 साल का जो समय है, इंसान रहता है गुफाओं में। ठीक है, गुफा में रह के क्या करेगा? लूडो या ड्रीम इलेवन तो खेलेगा नहीं, यहाँ पे करेगा अपनी जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आती है, आग की खोज। आग की खोज या फिर आग का सही से उपयोग करना इसने सीखा। ठीक है, गुफाओं में चित्रकारी की, आखेट किया, शिकार किया और वापस गुफाओं में आकर रहने लगा। ठीक है, अब इसके पास कुछ करने को था नहीं तो इसने यही किया। लगभग 10,000 साल पहले से लेके 8,000 या फिर 7,000 साल, ठीक है, 2 डेट मिलती हैं। हर बुक्स में अलग अलग डेट मिलती हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। इस समय को कहते हैं संक्रमणकालीन चरण। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संक्रमणकालीन चरण। संक्रमणकालीन चरण किसका है? किससे किससे संक्रमण हो रहा है? यहाँ पे जो है इंसान एक नई तरीके से बदल रहा है, इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा था? यहाँ पर देखिए कि इंसान जो है बड़े पत्थरों का उपयोग कर रहा था। ठीक है, एक मोटा सा पत्थर उठाया, ठीक है, उससे या तो फोड़ा या किसी चीज को तोड़ा, किसी जानवर को मार दिया तो मार दिया नहीं, उस जानवर ने इंसान को मार दिया। इस तरीके की चीजें हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इंसान पत्थर का सही से उपयोग कर नहीं पा रहा था। इस 3,000 साल पहले या 2,000 साल में इंसान ने पता नहीं क्या किया, यहाँ पर इंसान जो है माइक्रोलिथ्स, MICROLITHIS, माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म उपकरण, यानी कि मान लीजिए किसी, जैसे कि सुई, ऐसे किसी चीज को सीने के लिए या फिर किसी चीज को काटने के लिए चाकू जैसा कुछ बनाया, शिकार करने के लिए भाला, बड़ी जो है औजार बनाए उसने। अपनी जरूरतों के हिसाब से उसने पत्थरों का जो है तराशना शुरू कर दिया इस 2 से 3,000 साल तक। ठीक है, इसलिए यह जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इंसान के विकास के चरण में। इसके बाद में हम जाते हैं 7,000 साल पहले से लेके लगभग 5,500 साल तक। हम भारत के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में बात नहीं कर रहे।
यहाँ तक आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता तो 2350 साल से पहले से थी, 2350 साल पहले से सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है। ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है 5-5,500 साल पहले से शुरू होती है। तो 2350 साल या 1750 साल ईसा पूर्व हम जो कहते हैं वो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को आप इस ग्राफ से समझ लीजिएगा। मैं 3,500 साल पहले 2350 साल किस प्रकार कहता हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ से 5,500 साल पहले से शुरू होती है, ठीक है। मतलब कि इस सभ्यता बसनी शुरू होती है, ये जो सभ्यता थी बसना शुरू होती है, धीरे धीरे इसका विकास होता है और लगभग 2300 साल पूर्व तक ये सभ्यता अपनी जो है पीक स्टेज पे होती है। यहाँ पर 2350 साल अपने विकास के शीर्ष स्तर पर होती है। 2350 साल बाद में और लगभग 1750 साल ईसा पूर्व तक जो है ये सभ्यता विलुप्त हो जाती है या फिर जो है विकेंद्रीकृत हो जाती है। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता चलती है। तो आप मत समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता 2350 साल पहले अचानक से आई किसी प्रिंटर मशीन से और जो है 1750 साल पहले अचानक से विलुप्त हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक सभ्यता को आने में और जाने में जो है बहुत बड़ा समय लगता है। हम केवल उन चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो 5,500 साल पहले तक जो है 5,500 साल बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ये जो चरण था इसे कहते हैं नवपाषाण काल, ठीक है। 8,000 साल पहले या 7,000 साल पहले से लेके 5,500 साल पहले तक का समय कहलाता है पूरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब यहाँ पे नवपाषाण काल में क्या हो रहा था, इंसान जो है नए पत्थरों का उपयोग कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक बड़े पत्थर को उठाया, ठीक है, बड़े पत्थर से या तो किसी चीज को तोड़ा या फोड़ा, यही काम किया। उसके बाद में जो है इसने अपनी जरूरत के हिसाब से जो है चीजों को इस्तेमाल करना शुरू किया। काटने के लिए उसने धार दी, अलग अलग चीजों का उपयोग किया। लेकिन अभी जो इंसान क्या कर रहा था, एक विशेष पत्थर पर अटका हुआ था। नवपाषाण काल में क्या होता है, इंसान जो है पत्थरों का भी चुनाव करने लगता है। क्लिंट, स्टर्ट, इस तरीके की पत्थर की जो है काटने के लिए, शिकार करने के लिए हम इस वेरायटी का जो है पत्थर इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज को फोड़ने के लिए इस वैरायटी के पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। तो चुनने लगा था, ठीक है, उसके पास ऑप्शंस थे और समझने लगा था कि कौन सा जो पत्थर है वो किस काम में आएगा। तो यहाँ पे नवपाषाण काल में वह चीज शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पहले से और 2350, ठीक है, 2350 साल पहले ईसा पूर्व तक रहे हैं, ठीक है, 20 ईसा पूर्व तक ये जो सभ्यता जो विकसित हो रही थी, अपने विकास के चरण में थी और 2350 साल तक 2350 साल ईसा पूर्व तक जो है अपने पीक स्टेज, अपने विकास के उच्चतम स्तर पर थी। यहाँ पे अब देख लीजिएगा, जो मैं नवपाषाण काल कह रहा हूँ, यानी कि 460 करोड़ साल पहले से लेके नवपाषाण काल, ठीक है, लगभग 5,500 साल कह लीजिए या फिर कहीं पे 6,000 साल, कहीं पे 7,000 साल पहले, अलग अलग जो है शब्द मिलते हैं, अलग अलग जो है नाम मिलते हैं। ये जो चरण था इसे कहते हैं प्राग इतिहास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस चीज को समझ लीजिएगा, प्राग इतिहास, ठीक है। प्राग इतिहास का अर्थ है इतिहास का वह समय या इतिहास का वह कालखंड जहां पर हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे इंसान जो है गुफा में रह रहा है, सॉरी, यहाँ पे जीवन की शुरुआत होती है, एक कोशिकीय जीव, कुछ होगा नहीं, रामापिथिकस, ठीक है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो हावेलिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ये जो सारे इंसान के पूर्वज थे ये अब गुफा में रह रहे थे, ठीक है। अभी इनके पास भाषा नहीं थी, बोलने के लिए कोई भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, चित्रकारी करे थे वो भी चित्र भी पता नहीं अजीब से, उनका भी जो है अनुमान ही लगाते हैं कि क्या है ये चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिपि नहीं थी। तो प्राग इतिहास इतिहास का वह चरण या वह कालखंड होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। इसके बाद में यहाँ से 2350, ये बहुत छोटा चरण है, ठीक है, 2350 से 1500 ईसा पूर्व, ये बहुत छोटा कालखंड, लगभग 1,000 साल पहले या 2,000 साल पहले, आप जितना भी कहना चाहिए। अगर 5,500 साल से आप सिंधु घाटी सभ्यता को लेते हैं, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं मैं, और 23 यहाँ पे 1500 साल पहले तक लेते हैं, 1500 साल पहले ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेद लिखे गए, उनको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद भी इस समय लिखे गए, हम 500 साल पहले भी ले सकते हैं या 500 या फिर 1,000 साल पहले तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो समय था 5,000 साल पहले, 5,000 साल का जो चरण था, ये बहुत छोटा चरण था। इसमें इंसान ने लिखा तो सही लेकिन हम समझ नहीं पाए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम आज तक नहीं समझ पाए। ऋग्वैदिक काल में जो है श्लोक या फिर जो भी शब्द थे वो जो है ओरली स्थानांतरित होते थे, यानी कि बोल के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे, लिखे तभी नहीं गए थे। लिखे जाएंगे 500 ईसा पूर्व या इसके बाद के समय तक, ताड़ पत्रों पर या फिर तांबे के पत्रों पर लिखे जाएंगे इस समय से। तो यह चरण 5,500 से लेके 500 ईसा पूर्व या 1,000 ईसा पूर्व, 1,500 ईसा पूर्व, आप जो भी समय लगाएं, इसे कहते हैं आद्य इतिहास, ठीक है। प्राग इतिहास मैंने बता दिया, आद्य इतिहास। प्राग इतिहास क्या है?
इंसान की उत्पत्ति से लेके 5000, 7000, 6000 साल ईसा पूर्व तक, जब तक हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। आदि इतिहास 5500 से लेके 6000 से लेके 7000 ईसा पूर्व से लेके जो 2350 500 या 1000 ईसा पूर्व तक का समय, जहां पे हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, ठीक है, लिखित मिलते हैं, लिखित साक्ष्य में मिलते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, ठीक है, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात हो गई। यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, इसी आदि इतिहास कहते हैं। इसके समय, इसके बाद के समय को क्या कहेंगे? इतिहास। इतिहास यानी कि वह कालखंड या वह समय जहां पर चीजें लिखी गई, हमने उन्हें पढ़ पाए, उसको समझ भी पाए, ठीक है, इतिहास वह है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? इतिहास, ठीक है। हम यहाँ पे समझ चुके हैं 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कौन सा चरण कहेंगे इसको? आदि इतिहास, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ठीक वैदिक काल, उसके बाद में आज 2023 तक भी हम चलेंगे कुछ ही मिनटों में। अब मैंने इतिहास तक तो आपको बता दिया, 1500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 1500 BC से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 1000 BC तक जो है, इस समय को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है। 1500 से लेके 500 तक या 600 तक के समय को, 600 ईसा पूर्व तक के समय को कहते हैं वैदिक काल। 1500 से लेके 1000 तक के समय को कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इस समय क्या हुआ था? ऋग्वेद लिखे गए थे, ठीक है। और इस समय एक चीज और हो रही थी कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति आई थी, ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या है? देखिए, ऋग्वेद के समय क्या हो रहा था कि ऋग्वैदिक समय में क्या हो रहा था, इंसान जो है, कल्पना कीजिएगा भारतीय उपमहाद्वीप का इंसान अभी पाकिस्तान या सिंधु के पार रह रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वहां पे इंसान रह रहा है, ठीक है। क्यों रह रहा है? क्योंकि अभी जो इंसान है तांबे का उपयोग कर रहा है। तांबा उतनी मजबूत धातु नहीं थी कि उस समय के जो घने जंगल थे उनको काटा जाए या फिर अच्छे से खेती की जाए, ठीक है। अभी भी इंसान क्या है? घुमंतु है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में इंसान घुमंतु है, ठीक है। तभी ऋग्वेद में क्या चर्चा मिलती है? गायों की, भैंसों की या फिर जानवरों की जो है चर्चा मिलती है। कोई स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ जानवरों की बात होती है। जानवरों की बात क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे घुमंतु है, खेती तो कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे? जानवरों को घुमाएंगे, चराएंगे और उनसे जो है मांस या फिर दूध, ये उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो इस समय में क्या हो रहा था कि तांबे का उपयोग हो रहा था, जंगलों को काट नहीं पाए, घुमंतु जीवन जी रहे थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल यहाँ हो गया 1000 साल से लेके 600 या फिर 500 ईसा पूर्व, आप जो भी माने, BC में, इसे कहते हैं उत्तरावैदिक काल। अब आपको एक सवाल आना चाहिए कि 1000 साल ही क्यों ले रहे हैं? कि क्या लिख के गए थे क्या वो, कि वसीयतनामे में कि हम 1000 साल पहले से इनके बाद के समय उत्तरावैदिक काल कहेंगे, टाइप ऑफ दिस थिंग्स? नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, दो कहानियां मिलती हैं। एक तो है विदेह माधव की, विदेह माधव एक ऋषि थे, उनकी कहानी मिलती है। दूसरी मिलती है हमें अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ये एक जगह थी। विदेह माधव की कहानी है, ऋषि की है कि एक ऋषि थे विदेह माधव, जो सिंधु, जो आज का पाकिस्तान या सिंधु नदी है, उसके पास में रहते थे। उनके मुख में मुखाग्नि थी, यानी कि एक ज्वाला थी, अग्नि थी। एक दिन उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला और वो अग्नि गिर गई, यानी कि वो अग्नि गिरी कहाँ पे? गंगा के मैदानों में। और उसने आर्यों के लिए पूरे जो है गंगा के मैदान को साफ कर दिया और कृषि योग्य उपजाऊ जमीन सामने आई, ठीक है। एक ये कहानी है। एक किंवदंती है, अपनी बड़ाई कर रहे थे वो ज्यादा। असली कहानी है अतरंजी खेड़ा। लगभग 1000 साल पहले तक अतरंजी खेड़ा में जो है लोहे की साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि लोहे का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। जो इंसान घूमता फिर रहा था, जानवरों पर निर्भर था, अब उसने लोहे की खोज की, एक मजबूत धातु की, जिससे वो जंगलों को काटने लगा, ज्यादा जुताई करने लगा, ज्यादा गहराई तक, जिससे फसल में क्या हुआ? अधिशेष, यानी फसल उत्पादन होने लगा। फसल में उत्पादन होने लगा, यहाँ पे फसल में अब उत्पादन होने लगा। अब फसल में क्या है कि खेतों को सर पे उठा के लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, एक जगह पे रुकेंगे, स्थायी जीवन जीने लगे, बस्तियां बसने लगी, गांव बसने लगे, गांव के बाद में बड़े कस्बे बने, ठीक है, फिर एक दूसरे से व्यापार करने लगे, फिर जो मुद्राएं आने लगी, इस तरीके से ये चरण शुरू होता है। तो 600 ईसा पूर्व तक मैंने आपको बता दिया। अब 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से लेके जो है मध्यकालीन इतिहास को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पूरा समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में आधुनिक इतिहास को शायद उसी वीडियो में, इसके बाद में एक वीडियो और आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक कि इतिहास क्या है, आद्य इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास क्या है। 460 करोड़ साल पहले से लेके 600 ईसा पूर्व तक का मैंने इतिहास आपको बहुत शॉर्ट में समझाया। हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा डेफिनेटली इस वीडियो, इस जो है चैनल पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।